हेलो। मैं हूँ राजकमल और आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में कि आखिर में नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर लोकेट करता है। तो मैं हूँ राजकमल, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट जो है वो इंटायरली पूरी तरीक़ा से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है और इसका पूरा टोटली हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है, ठीक है ना। और इसे टोटली हम अमेरिकाज कहते हैं, मतलब नदन अमेरिका के नदन साइड ये आता है। मीन्स इसको इसलिए इसको हम नॉर्थ अमेरिका भी कहते हैं। तो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नदन पार्ट में आता है, ठीक है ना। तो इसको अमेरिका का नदन सब कॉन्टिनेंट भी हम कह सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये समझ आ गया होगा। तो फिर अब हम बात कर लेते हैं मैप के ज़रिए। तो देखिए, यहाँ से लेकर के, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के ये जो कितना सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा है, ये कैरेबियन का हिस्सा है, ये जो ग्रीनलैंड, सब मिलाकर ये सब टोटल नॉर्थ अमेरिका इसे कहा जाता है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कि आखिर में जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर मेनली कंट्री, मतलब हम सभी को नॉर्मली जनरली पता है कि तीन ही कंट्री आता है। एक है कनाडा, एक है यूएसए और तीसरा है मेक्सिको। बट ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बीच का आप सेंट्रल अमेरिकन कंट्री देख रहे हैं ना, बीच का, ये सब भी आता है। और ये बीच का जो कैरेबियन है, देखिए कैरेबियन को हम लोग वेस्ट इंडीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में टोटली 14 कंट्रीज़ है। तो 14 कंट्रीज़ और ये सेंट्रल अमेरिका में टोटल 7 और 8 कंट्री है। तो ये टोटल मिलाकर, कंट्री मिलाकर पूरे नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज़ बनाता है। 23 कंट्रीज़, और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पर मेनली कंट्रीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएसए है, फिर से मेक्सिको है और कनाडा है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर कैरेबियन का आइलैंड्स है, फिर से ग्रीनलैंड। मैंने आपको ये दिखाया, ये जो ग्रीनलैंड है ये अभी डेनमार्क के कब्जे में है। तो ये जो डेनमार्क, जो ये ग्रीनलैंड है, ये यूरोप का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीक़ा से ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इस पर पूरी तरीक़ा आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये यूरोप का हिस्सा है। नहीं, ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन इसे जो अभी जो कंट्रोल करता है डेनमार्क, वो यूरोप का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर अब हम बात करते हैं। ये एक मैप है, इससे हम बात करेंगे। ये अलास्का का हिस्सा है, ठीक है ना, जिसे यूएस अभी कंट्रोल करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए इसे हमेशा कंट्रोल करता था, नहीं। 1867 तक ये रशियन एम्पायर का हिस्सा था। मीन्स ये रशिया का था, ठीक है ना। लेकिन बाद में रशिया को लगा कि मेरा विशाल देश है और ये अलास्का का जो ये पार्ट है उसे वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ओनली $50 मिलियन में 1867 में रशियन एम्पायर के जो वहाँ के ज़ार थे, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को इसे सेल कर दिया ओनली $50 मिलियन में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हिस्टोरिकली यूएस का, तो ये अलास्का जो है वो हिस्टोरिकली यूएस का हिस्सा नहीं था। यूएस ने इसे परचेज़ किया रशियन एम्पायर से, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसका टोटल एरिया, मीन्स इसका कह सकते हैं 95% हिस्सा जो है पूरे नॉर्थ अमेरिका का, वो मेनली 3 कंट्री उसे कंट्रोल करती हैं। एक है कनाडा, दूसरा है यूएसए और तीसरा है मेक्सिको। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि उसमें जो कि 23 जो स्टेट्स आती हैं वो कौन कौन है। तो ये भी जानना जरूरी है। तो पहला है एंटीगुआ और बरबुडा, जो कि एक कैरेबियन कंट्री है। फिर है बहामास, बारबाडोस, बेलीज़, जो कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है। फिर कनाडा के बारे में आप जानते हैं, कोस्टा रिका, क्यूबा, ये कैरेबियन आइलैंड है। फिर है डोमिनिकन रिपब्लिक, अल सल्वाडोर, ग्रेनेडा, ग्वाटेमाला, जो कि सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज़ है। हैती, होंडुरास, जमैका के ही उसैन बोल्ट है, जो कि दुनिया का सबसे तेज़ धावक है, सबसे तेज़ दौड़ता है। 100 मीटर ये ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं। फिर से हम बात करेंगे मेक्सिको भी नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। फिर से निकारागुआ, पनामा यहाँ पर पनामा में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो हिस्सा है, यहाँ पर पनामा है।
ये जो आप देखिएगा पनामा में, आप देखिए पनामा का एक स्पेशल फीचर है क्योंकि पनामा के पास पनामा कैनाल है, यहाँ से पनामा कैनाल गुजरती है जो कि 77 किलोमीटर लंबा है। 77 किलोमीटर लंबा है। मान लीजिए कि ये एक पनामा कंट्री हो गया, तो इसको पार करता है पनामा कैनाल, जो कि ये देखिए जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, पहले से कोई भी वॉयज था यानी शिप था उसको जाना होता था तो ये नॉर्थ अमेरिका के नीचे से जाता था। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कोई भी पहले शिप होता था तो नॉर्थ अमेरिका से आना होता था, तो वो एकदम केप ऑफ हॉर्न, ये जो एकदम नीचे आप देखेंगे अर्जेंटीना के नीचे, तो केप ऑफ हॉर्न, अर्जेंटीना नहीं, ये सॉरी चिली का हिस्सा है, तो केप ऑफ हॉर्न से गुजर कर जाता होता था। तो यहाँ पर बहुत सारा टाइम लग जाता था। तो यहाँ पर एक पनामा नाम का कंट्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कैनाल बना दिया गया, तो इसे पनामा कैनाल कहते हैं, जो कि 1914 में इसका शुरुआत किया गया, 1914 में, ठीक है ना। तो 1914 में इसका जब शुरुआत किया गया तो ये टोटल 77 किलोमीटर लंबा है। ये हालांकि छोटा है स्वेज कैनाल से। तो चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किया पनामा के बारे में, फिर से कैरिबियन कंट्री सेंट किट्स, फिर सेंट लूसिया जो कि टैक्स हेवन कंट्री है, फिर सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीज, फिर त्रिदाद एंड टोबैको। आप देखेंगे कि क्रिश गेल इसी कंट्री का है जो कि इंडिया में बहुत फेमस है। त्रिदाद एंड टोबैको का ही वो है क्रिश गेल। फिर से हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत भी होगी। फिर हम बात करेंगे, ये है कैरेबियन, जिसको मैंने बताया कि यहाँ पर 14 कंट्रीज़ है। और देखिए ये टोटल कंट्रीज़ मिलाकर वेस्ट इंडीज़ बनाती है। इसमें अगर आप क्यूबा को हटा दें तो टोटल कंट्री मिलकर वेस्ट इंडीज़ बनाती है। देखिए इसमें त्रिदाद एंड टोबैको एक अलग सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है, फिर जमैका अलग कंट्री है। तो ये सब टोटल कंट्री मिलाकर वेस्ट इंडीज़ बनाता है। और ये टोटल कंट्री मिलकर वेस्ट इंडीज़ बनाता है। और वेस्ट इंडीज़ का एक क्रिकेट टीम भी है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जिसमें कि फेमस टीम है वहाँ की जमैका है, त्रिदाद एंड टोबैको है, सेंट लूसिया है, सेंट किट्स है, ओके ना। फिर से आप देखेंगे एंटीगुआ है, बहामास है, बारबाडोस है। आप इसमें देखेंगे तो आंड्रे रसेल जो है वो शायद बारबाडोस का है, एक है जो ड्वेन ब्रावो जो है वो जमैका का है, त्रिदाद एंड टोबैको का क्रिश गेल है। तो ये कैरेबियन, ये है कैरेबियन आइलैंड्स, यहाँ पर कैरेबियन सी भी है, ठीक है ना। और ये जो पनामा कैनाल है, ये पनामा कैनाल कैरेबियन सी को और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि अब आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। लेकिन कैरेबियन जो है वो पूरी तरीक़े से नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है, वो अलग से कोई कॉन्टिनेंट ये नहीं है। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के ज्योग्राफी फैक्ट्स के बारे में। तो परसेंटेज ये पूरे वर्ल्ड का 16.5% हिस्सा है। हाईएस्ट पॉइंट माउंट मैकिनली है जो कि अलास्का में है। अलास्का जैसा कि मैंने आपको बताया पहले वो रशिया का हिस्सा था, बाद में रशिया ने उसे सेल कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स को। तो ये है अलास्का। तो फिर अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में। तो लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली जो कि कैलिफोर्निया बहुत रिच स्टेट है यूएस का। फिर ज्योग्राफिकल सेंटर हम बात करें तो ये है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये उतना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉन्टिनेंट का। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ देखिए, यहाँ से सैन फ्रांसिस्को यहाँ से लेकर के और यहाँ पर न्यूयॉर्क है, तो इतना आप कह सकते हैं लंबा उसका हॉरिजॉन्टल ब्रेथ है। फिर अब हम बात करेंगे उसके वर्टिकल लेंथ के बारे में। तो वर्टिकल लेंथ जो है वो है अलास्का से लेकर के और पनामा तक। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर में ये देखिए, ये अलास्का हो गया और पनामा, यहाँ इसके नीचे पनामा है। पनामा हम बात करेंगे, पनामा यहाँ है। तो काफ़ी ऊपर से लेकर के नीचे तक ये वर्टिकल लेंथ है हुआ। तो उसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चिली के नीचे देखिए, ये सबसे लास्ट यहीं तक अर्जेंटीना का बाउंड्री है, ठीक है ना। और ये टोटल दुनिया में सबसे बड़ा कोस्टल बाउंड्री, अगर आप सीधा लंबा में देखें, सबसे लंबा अगर किसी का कोस्टल बाउंड्री है तो वो है चिली का। देखिए ये टोटल पार्ट जो है वो चिली का ही पार्ट है, टोटल पार्ट। और ये जो नीचे केप ऑफ हॉर्न जो था वो भी चिली के ही मतलब कि कोस्टल एरिया को पार करता था। तो पता ही है, पहले जो कोई भी वॉयज जाता था उसको पार करना होता था अटलांटिक ओशन को, तो उसको एकदम काफ़ी लंबा रूट तय करना होता था। बट जैसा कि ये पनामा कैनाल बन गया तो उसे नहीं पार करना होता है। यहाँ पर 77 किलोमीटर का एक नहर बन गया, कैनाल बन गया, उसे आप पार करिए और आप डायरेक्ट कैरेबियन आइलैंड्स में चले जाइए और फिर आप पैसिफिक आइलैंड से एशिया को आप जा सकते हो अफ्रीका होते हुए। सो थैंक्स
सो थैंक्स, कोरोना है, आप सेफ़ रहिएगा। और प्लीज़, जैसा कि मैं कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ तो लेकिन इसके बावजूद मेरे चैनल पर कोई अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं और उसे व्यूज़ भी नहीं मिल रहे, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कमी है इस वीडियो में, क्या मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। सो थैंक्स।